गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे भूगोल की स्थिति और विस्तार की दूसरी क्लास में। और पहली क्लास में हमने गुजरात को और पश्चिम बंगाल को लेकर ये बताया था कि ये दोनों राज्य ऐसे हैं जो भारत की सीमा को दो प्रकार से डिवाइडेड करते हैं। एक तो स्थलीय सीमा को, एक महासागरीय सीमा को, तटीय सीमा इसको बोल सकते हैं आप। आज हमारी जो क्लास है स्थिति विस्तार को लेकर, तो आज से हम इसको एक सही ढंग से और सीक्वेंस के हिसाब से इसको पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे भारत की दिशा को नियंत्रण करता है। मतलब कि आगे चलकर जलवायु पढ़ेंगे, हिमालय पढ़ेंगे, जो भी हम सारे टॉपिक, नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, ठीक है, वो सारी चीज़ें, मिट्टियाँ हो गई, मृदा, तो वो सब पढ़ेंगे। तो वो इसी मैप के अनुसार पढ़ना होगा। तो हमें इस मैप को काफ़ी क्लियर करना होगा, काफ़ी अच्छे से समझना होगा। तो उसी को लेकर आज की ये क्लास आगे बढ़ाते हैं। जैसे कल की हमारी क्लास थी, समझते हुए हमने क्लास ली थी, आज उसी तरीके से। सबसे पहले कुछ भूगोल को लेकर कुछ बातें होती है, अवधारणाएं होती है, वो सामने आती है, तो हम उनकी चर्चा कर लेते हैं आज। भूगोल ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। लिखते हुए चलना साथ साथ में आप इनको, ठीक है। और इसी भूगोल को हम अगर ग्रीक भाषा में देखें, ग्रीक भाषा में, ठीक है, तो इसको जियोग्राफो कहते हैं। जियोग्राफो, ठीक है, ग्रीक भाषा के अंदर। और हिंदी में भूगोल को अ, पृथ्वी का वर्णन करना ये कहा जाता है, और इंग्लिश में जियोग्राफी कहा जाता है। तो ये तो हमें पता है, लेकिन ग्रीक भाषा में भूगोल को जियोग्राफो कहा जाता है, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद एक लाइन लिखना भूगोल के लिए कि यह ऐसा विषय, जियोग्राफो लिखा आपने, उसके नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना कि ऐसा विषय जो पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी के वर्णन का अध्ययन करता है। ऐसा विषय जो पृथ्वी के वर्णन का अध्ययन करता है, ये बात आपको लिखनी है। ये लिखने के बाद आपको भूगोल के जनक के बारे में लिखना पड़ेगा, क्योंकि कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भूगोल का जनक कौन है। तो भूगोल का जनक के बारे में आप लिखना हेकेटियस, उसका नाम है हेकेटियस, हेकेटियस। अब इसकी बुक पूछते तो नहीं है, ठीक है, लेकिन पूछ ले कहीं, तो इसकी बुक थी, वो थी पीरियड्स। इसकी बुक का नाम था पीरियड्स, जेस पीरियड था इसकी बुक का नाम, जेस पीरियड्स इसकी बुक का नाम था, ठीक है। लिख लेना आप भूगोल का जनक और उसका जेस पीरियड्स उसकी बुक थी। ये लिखने के बाद इसने तो क्या किया कि भूगोल का मतलब भूगोल का विषय के रूप में सामने लेके आ गए, लेकिन भूगोल का वास्तविक अध्ययन, व्यवस्थित अध्ययन इन्होंने नहीं किया था। तो वो किसने किया था? तो उनका जो नाम है वो है इरास्टोथनीज। इन्होंने भूगोल का व्यवस्थित अध्ययन किया था, इन्होंने व्यवस्थित अध्ययन किया था, ठीक है, इन्होंने किया था। और इनकी जो बुक थी वो थी जियोग्राफी, जियोग्राफो, ग्राफिया थी शायद, जियोग्राफिया, इनकी बुक का नाम था जियोग्राफिया, ठीक है। और इन्होंने इस बुक को लेकर, जैसे पृथ्वी है अपनी ग्लोब, तो ग्लोब पे जो बीच में जो विषुवत रेखा होती है ना, उसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो उस परिधि का मापन किया था इस बुक में। ये याद रखना आप कि व्यवस्थित अध्ययन जो भूगोल का किया था ना, वो इरेस्टोथोनिज ने किया था। इनकी बुक थी जियोग्राफिया, और इन्होंने भूमध्य रेखा की, भूमध्य रेखा, बाकी इनको डिटेल में समझेंगे हम भूमध्य रेखा को, इनको भूमध्य रेखा की परिधि का मापन किया था, परिधि का मापन किया था इन्होंने, ठीक है। ये लिख लेना आप, व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? तो इरेस्टोनिज, जियोग्राफिया बुक थी, और इन्होंने भूमध्य रेखा की परिधि का मापन किया था।
ये कुछ फैक्ट हैं जो हमें लिखने जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है इनसे। अब इनके बिना हम शुरू भी नहीं कर सकते हैं, बड़ी बात तो ये है इसमें। ठीक है, उसके बाद हम भूगोल को दो भागों में बांटते हैं। भूगोल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, एक हो गया भौतिक भूगोल और एक हो गया मानव भूगोल। अब भौतिक भूगोल के जो जनक है ना, वो है पोलिडोनियस। पोलिडोनियस। लिख लेना आप ऐसा कैसा। भूगोल को दो भागों में बांटना, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। और भूगोल के जो जनक है भौतिक भूगोल के, उनका नाम है पोलिडोनियस। और मानव भूगोल के जो जनक है, इनमें बहुत सारे नाम आते हैं मानव भूगोल के। ठीक है, इनमें लिखना एक तो रिटल। इसी रिटल को आप रेड जेल, रेड जेल और इसी रेड जेल को ब्लाश, ब्लाश ये कह सकते हो। ठीक है, रिटल, रेड जेल और ब्लाश, ये तो है मानव भूगोल के जनक और ये है भौतिक भूगोल के जनक। लिख लेना आप इनको, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये चीजें लिखनी जरूरी होती है और इनको याद समझ नहीं सकते, इनमें नाम में क्या समझना पड़ेगा अब हमें। ठीक है, और अगर इनकी थ्योरी की चर्चा हम करते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फैक्ट को लिखना काफी जरूरी होता है। अब आगे आता है आधुनिक भूगोल के जनक। आधुनिक भूगोल के जनक। ठीक है, भूगोल के जनक है, उनको हमने लिखा। फिर व्यवस्थित क्रम में उस भूगोल को किसने रखा, हमने उसको लिखा। अब उनके बाद हमने आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, उनका नाम लिखना है, तो वो है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट आधुनिक भूगोल के जनक लिखना। आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, हम्बोल्ट। और भारत के भूगोल के जनक, भारत के भूगोल के जनक का नाम लिखना आपने जेम्स रेजेल। जेम्स रेजेल, जेम्स रेजेल। ठीक है, ये लिखना, फिर आगे देखते हैं हम। अब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की संरचना कैसी है। ठीक है, महाद्वीपीय विस्तार, महासागरीय विस्तार और प्लेटें जो आगे मतलब एक जगह से टूट के वो किस तरह आगे बढ़ी, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें हम विश्व के भूगोल में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे अंगारा लैंड है, ठीक है, गोंडवाना लैंड दो भागों में बटा, जो पेंजिया था, जो धरातल था उसको हम पेंजिया बोला करते थे, ये सारी चीजें हैं। और पेंथालासा, 33 सागर, इनका निर्माण हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब इन सारी चीजों को हम वर्ल्ड जियोग्राफी में काफी डिटेल से पढ़ेंगे। अब अगर भारत के बीच में इन चीजों को हम घुसाएंगे, रखेंगे, तो फिर एक भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। हम भारत को समझना है, तो वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी में। ठीक है, उनको यहाँ पे हम छेड़ेंगे नहीं। हम यहाँ पे जरूरी है अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार, हम बस उसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां हैं पृथ्वी को लेकर, तो उन जानकारियों की हम बात करेंगे। पृथ्वी आपको पता है अंडाकार है, ठीक है, और झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री वो अपने अक्ष पे झुकी हुई है और वो घूर्णन कर रही है अपने ही अक्ष पे। और दूसरा, वो सूरज के चक्कर लगा रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है, मतलब सूर्य की परिक्रमा कर रही है और अपने अक्ष पे घूर्णन कर रही है। तो इसमें हमें क्या समझना है, इसमें हमें यह समझना है कि यहाँ पे 71% तो जल है पृथ्वी के ऊपर, और फिर कितना बच गया, 29% भूमि है इस क्षेत्र पर। ठीक है, पृथ्वी की जो आयु है वो है 4.6 अरब। ये सारी चीजें हम वर्ल्ड जियोग्राफी में अच्छे से समझ के पढ़े। अभी फैक्ट लिखना है बस आपको, 2-3 वो लिख लो आप।
पृथ्वी की आयु लिखना, इसका औसत तापमान, जो पृथ्वी का औसत तापमान है, ये तो हो गई आयु। औसत तापमान लिखना पृथ्वी का 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस इसका औसत तापमान हो गया। इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, लिख लेना आप नीला ग्रह। वैसे भी इस लिखने की जरूरत तो है नहीं, इसको नीला ग्रह, नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। और इसका पृथ्वी का जो उपग्रह है एक चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा, आगे लिखना पृथ्वी के उपग्रह का नाम है चंद्रमा। और इसकी आकृति है वो गुलाब कह सकते हो आप, गुलाब कह सकते हो, ग्रीड कह सकते हो, ठीक है, लघुवक्ष, लघुवक्ष गुलाब है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो पृथ्वी अपन को दूर से तो गोल दिखती है, लेकिन ऊबड़ खाबड़ है, कहीं ऊंची चोटियां, कहीं पानी, कहीं घाटियां है, ठीक है, तो इस तरह है। लेकिन अगर आप दूर से उसको देखते हैं काफी दूर से, तो वो बिल्कुल गोलाकार दिखती है ऐसे हमें, इसलिए लघुवक्ष गुलाब कहा जाता है। ये हमारी बात हो गई। अब कुछ फैक्ट और हैं, हम उनको लिख लेते हैं। जो ग्लोब की हमने बात की है ना, तो ग्लोब के जो निर्माता थे, जो ग्लोब को जिन्होंने बनाया, तो उनका नाम था मार्टिन बेहम। मार्टिन, सब चीजों को लिखना आप, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, मार्टिन बेहम। जिन्होंने गोल ग्लोब का निर्माण किया ना, उनका नाम था मार्टिन बेहम। और विश्व का जो आधुनिक मानचित्र बनाया ना, एनेक्सीमेंडर, एनेक्सी एनेक्सीमेंडर। ग्लोब का जो निर्माता था, ग्लोब, ग्लोब समझ गए ना आप क्या होता है? वो गोला, गोल गोला जिसपे पूरा पृथ्वी छपी हुई होती है, सारे महाद्वीप महासागर, वो ग्लोब। और मार्टिन बेहम हो गया ग्लोब का निर्माता। विश्व का मानचित्र को जिस निर्माण किया ना, उनका नाम था एनेक्सीमेंडर। और भारत के जो मानचित्र, ठीक है, विश्व के अंदर भारत के भारत को रखने का जो कार्य किया ना, उनका नाम था टोलमी। एक यहाँ पे एक स्टोरी आती है, देखो, टोलमी भारत को विश्व के मानचित्र में रखा। भारत का मतलब जो अध्ययन हुआ था ना, वास्तव में अंग्रेजों के आने के बाद होने लगा था। हुआ क्या था कि पहले कुछ भी कार्य होता ना, उनको लिखा नहीं जाता था, मतलब कि सीक्वेंस के रूप में। लेकिन अंग्रेज जब आए, तो अंग्रेजों ने ये व्यवस्था शुरू कर दी, हर एक विभाग में अलग से कुछ अधिकारी रखे उन्होंने, जो जो भी कार्य हो रहा है उनको लिखा गया, उनका लेखा जोखा लिखा गया। तो अंग्रेज जो लोग थे, जैसे गवर्नर जनरल हो गए, तो वो लोग क्या करते थे कि ऐसे लोगों को मानचित्र बनाने का वो देते थे, काम देते थे उनको, कि आपको नक्शा बनाना है, तैयार करना है, ये तैयार करना, गाँवों के नक्शे बनाने हैं, वो बनाने हैं। जैसे लेखाकार संविदा होती है ना, अभी जो पटवारी कार्य करते हैं, वैसा है। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं थी, अंग्रेजों ने शुरू की थी भारत में, एक डॉक्यूमेंट के रूप में, उनको सीक्वेंस के रूप में रखना। बड़े बड़े मतलब बिल्डिंगें भर दी थी उन्होंने उन डॉक्यूमेंट से, इतनी मतलब फास्ट काम किया था डॉक्यूमेंट रखने का। इसीलिए तो उनके जो एक्ट थे वो लागू हो रहे थे भारत के अंदर, उनका नया संविधान बन के लागू हो गया भारत के अंदर। आर्टिकल आपका 1935 एक्ट जो आया था, वो, उससे पहले कितने सारे एक्ट आ रहे थे। तो वो लागू होने का कारण यही था कि वो सारी चीजें सीक्वेंस के रूप में चल रही थी। और जो आंदोलन आजादी के जो हमारे देश में हो रहे थे ना, उनका भी तो यही कारण था कि वो अंग्रेजों से मांग कर सक रहे थे उन चीजों को लेकर, क्योंकि वो चीजें अंग्रेज लिख के दे रहे थे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। तो फिर भारतीयों को लगता था कि यार ये चीजें गलत है, तो उनका विरोध कर रहे थे वो। लेकिन पहले जो चीजें होती थी उनमें लिखा हुआ नहीं होता था, उनका राजा का आदेश सर्वोपरि होता था। तो उसमें क्या, लोग विरोध ही नहीं कर पाते थे, कि लोगों को पता है राजा ने कह दिया जो सही है, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जब उन्होंने चीजें लिख के दी और भारतीयों को अधिकार दिया कि आप हमसे, हमें मतलब सलाह मशवरा कर सकते हो, तब लोगों ने विरोध करना शुरू किया था। बाकी पहले विरोध इतनी बड़ी मात्रा में हो नहीं रहे थे। अंग्रेजों के आने के बाद उनके जो एक्ट लागू हुए, उनके अनुसार ही विरोध होना शुरू हुए थे। तो उनका एक सबसे बड़ा कारण था कि जैसे टोलमी ने भारत के मैप का टोलमी ने विश्व के मैप में भारत को रखा, तो वैसे भारत के काफी सारे मैप सामने आए।
तो काफ़ी सारे लोग थे जो ऐसा कार्य कर रहे थे, डॉक्यूमेंट के रूप में उनको इकट्ठा करना, उनको लिखना कौन सा कार्य हुआ है, किस अधिकारी का क्या कार्य होगा, उसका दायरा कितना होगा, सारी चीज़ें लिखी गई, सीमित की गई। और आज भी यही व्यवस्था भारत में लागू है जो अंग्रेजों ने शुरू की थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। काफी शानदार चीज है ये। अगला फैक्ट अपना लिखेंगे वो है पृथ्वी में लिखना आप इसका एरिया, पृथ्वी का 36.11 किलोमीटर। ठीक, सॉरी, पृथ्वी का आपने जल लिखा था अभी, एक बार वापिस उसमें लिखना आप, 71% आपने जल लिखा ना, और 29% हमने भूभाग लिखा था। ठीक है, हमने देखा था 71% पे तो स्थल है, और तो 71% मतलब 36.11 करोड़, 36.11 करोड़, 36.11 करोड़ क्षेत्रफल है, किलोमीटर बोल दो इनको, पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो। और भारत का कितना है? 32,63,287 किलोमीटर। तो मतलब लगभग भारत का 1 करोड़ मान, मतलब आधा करोड़ मान लो, 50 लाख का एरिया मान लो, मतलब मोटा मोटा। ठीक है, तो आप फिर परसेंट निकाल लेना कितने परसेंट हो रहे हैं। तो अगर हम 32 करोड़ 32 लाख है ना भारत का, इसको मिलाएंगे तो 2.42% आएगा। मतलब इस पूरे भूभाग का भारत 2.42% हिस्सा अपने पास रखता है। ठीक है, लेकिन अभी हम ये बात करें, वो चीजें हम विस्तार से पढ़ेंगे। 36.11 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर ये जल है पृथ्वी पर, और 14.89 करोड़ भूभाग है क्षेत्रफल पर। ठीक है, किलोमीटर पर। ये लिख लेना उनके साथ आप, 36.11 करोड़ तो पृथ्वी का मतलब एरिया है, और 29% का मतलब हो गया 14.80 करोड़ एरिया पृथ्वी का। ठीक है, इनको उनके साथ ऐड करना आप। उसके बाद आगे देखते हैं हम, कुछ फैक्ट हैं जो लिखवाने जरूरी है, आवश्यक है। ये हो गया। अब आपने अभी देखा था लघुवंश, गोलाब और जीवड़। ठीक है, तो लघुवंश लिखा था ना हमने, लघुवंश, गोलाब, इसको लेकर फिर एक दो फैक्ट बनते हैं, उनको देख लेते हैं हम। तो बोलते हैं हम लघुवंश को लघु अक्ष। ठीक है, लघु अक्ष, इसका जो मीन होता है ना वो होता है लघु अक्ष, लघु अक्ष बोलते हैं। और जियोड जिसने बोला ना, जियोड पृथ्वी को लेकर, गुलाब को लेकर, उन्होंने बोला जॉन हर्शेल। ये भी लिख लेना आप। जियोड जिन्होंने बताया ना, जियोड की जिन्होंने उदाहरण दी पृथ्वी को लेकर, ग्लोब को लेकर, जियोड एक प्रकार ग्लोब ही है, उसको जियोड बोल दिया। ठीक है, तो जिन्होंने ये बोला उनका नाम था जॉन हर्शेल। ये लिख लेना आप, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये काफी। बाकी लघु अक्ष का मतलब हमने देख लिया, लघु और लघु अक्ष। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ेंगे तो हमको देखना है कि विश्व का आधुनिक मानचित्र का हमने देख लिया। अब मानचित्रों की बात कर लेते हैं, सॉरी, मानचित्र की बात करते हैं। तो आधुनिक मानचित्र है ना विश्व का, इसके अंदर 5 तो महासागर है और 7 महाद्वीप है। 5 महासागर है और 7 महाद्वीप है। महासागर आप कहोगे कि 4 ही है, ठीक है, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपने 4 ही पढ़ा होगा, 5 मुझे नहीं लगता कि आपने पढ़ा होगा। तो उसका कारण क्या है कि जब हम विश्व में महासागरों को पढ़ेंगे और महाद्वीपों को पढ़ेंगे, उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे, तब हम उनमें देखेंगे कि अंटार्कटिका जो एक महासागर अभी नया बन रहा है, वो दक्षिणी ध्रुव, एक तो हो गया प्रशांत महासागर,
एक हो गया अटलांटिक महासागर, एक हो गया हिंद महासागर, एक हो गया आर्कटिक महासागर। ये 4 महासागर को तो सुना है। एक दक्षिणी ध्रुव जो नीचे वाला हिस्सा होता है पृथ्वी के, वो भी पूरा पानी में डूब चुका है हिस्सा, तो उसको भी एक महासागर बनाने की अभी होड़ चल रही और उसको बना दिया गया है। तो अब 4 नहीं 5 महासागर हो गए वहां पे। बाकी ये सारी चीजें हम वर्ल्ड जियोग्राफी में शानदार तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा देश आपको पता है एशिया महाद्वीप में है, तो एशिया महाद्वीप में टोटल 48 देश है, ये भी लिख लेना आप, 48 देश। एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश है? 48 देश है, इसमें से एक भारत है। अब आपको एक काम करना है, एक पेज लेना है आपको, और आपके पास जो वर्ल्ड का मैप है ना, उस मैप को पूरे पेज पे बनाना आप, और जो भी जानकारी आपने लिखी है अभी पृथ्वी को लेकर, महासागरों को लेकर, उन सारी जानकारियों को उस मैप में ऐड करना, और सारे महाद्वीपों के नाम लिखने हैं आपको, और सारे महासागरों के नाम वहाँ पे लिखने हैं। 5 ही महासागर जो मैंने बोले वो, और 7 महाद्वीप आपको वो नाम लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे। अब हम आते हैं अपने भारत देश पर। ये कुछ फैक्ट थे जो हमने लिखने थे, हमने लिख लिए। अब भारत की बात करते हैं। सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल कितना है? पहला क्वेश्चन ही हमारे यही बनता है कि जिस भारत की हम बात कर रहे हैं उसका क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 2,32,63,287 किलोमीटर। 32,63,287 किलोमीटर, ठीक है। अगर वर्ग मील में चीज पूछ ले तो 12,19,219.3 वर्ग मील है ये, वर्ग मील, ठीक है। 12,19,219.3 किलोमीटर वर्ग मील, ठीक है। दोनों ऐड करना आप, भारत के क्षेत्रफल लिखना, उसमें ये दोनों लिखना, फिर आगे देखते हैं। और आगे देखेंगे तो अब देखो, हमने तो देख लिया भारत का क्षेत्रफल। अब क्या क्षेत्रफल देखा तो हमें यह भी तो देखना पड़ेगा कि भारत का स्थान कौन सा है, भारत का स्थान कौन सा है विश्व में, ठीक है। तो उसको देखते हैं। तो भारत का विश्व में स्थान लिखना आप, और फिर लिखना आप आगे। भारत लिखना शुरू करना। भारत विश्व के 2.42% भूभाग पर, भारत विश्व के 2.42 प्रतिशत भूभाग पर स्थित है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, नंबर मत लिखना, स्थान निम्न है लिखना। उसके बाद हम देश के नाम लिखेंगे। पहला देश लिखना रूस, पहला देश लिखना रूस, रूस प्लस एशिया। पहले अलग हो गया देश, लिखना नहीं है, बस समझा रहा हूं मैं। रूस प्लस एशिया, इसको रशिया कहा जाता था, ठीक है। अब ये देश अलग हो गया, लेकिन क्षेत्रफल में आज भी ये सबसे बड़ा देश है रूस, ठीक है। पहला देश विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है रूस। दूसरा लिखना कनाडा, अमेरिका के ऊपर है कनाडा। तीसरा देश लिखना चाइना, चीन, भारत के ऊपर है चीन। उसके बाद लिखना अमेरिका, कनाडा के नीचे है अमेरिका। और फिर ब्राजील, ब्राजील के बाद छठा देश लिखना ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद लिखना ब्राजील, ब्राजील के बाद लिखना ऑस्ट्रेलिया के बाद लिखना भारत, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत, भारत के बाद लिखना अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद जो देश है वो लिखना आप कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान के बाद लिखना आप अल्जीरिया, ठीक है। आपने सीक्वेंस वाइज अगर लिखे हैं, और अगर नहीं लिखे तो आपको एक काम करना है, कौन सा देश किस महाद्वीप का है आपको यह पता लगाना है। अगर सीक्वेंस वाइज आपने लिखे हैं ना, तो मैं अगली क्लास में
इनके एशिया महाद्वीप के बारे में आपको बता दूंगा। अभी मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। कौन सा देश किस महाद्वीप से जुड़ा हुआ है ये आपको लिखना है, ठीक है, लाना है। और मैप बनाना है आपको वर्ल्ड वाला, और इसमें जितनी जानकारी हम विश्व को लेकर हम दे रहे हैं ना, वो सारी उसमें ऐड करनी है, ठीक है। अब एक सारणी बनाना आप अपने पेज पर, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसे। एक पेज पर ऐसे बनाना आप, आधा पेज ले लेना, केंद्र में बनाना। दिशाएं क्या होती है हम देखते हैं। ये तो हो गया उत्तर, नॉर्थ। ये हो गया साउथ। ये हो गया पूर्व, वेस्ट। और ये हो गया ईस्ट, ईस्ट, ठीक है। अब ये तो हमें पता है कि उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, ये तो हमें पता है। हमें जानना ये है कि इनको कोणों को क्या कहते हैं। यहाँ पे कोण बनते हैं, उन कोणों से लेकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें यही चीज है। तो ये जो कोण है इसको कहते हैं वायव्य, ठीक है, इस कोण को। और ये कोण है जो ईशान कोण कहा जाता है, इसको ईशान कोण, ठीक है। और इधर जो कोण है इसको नैऋत्य कोण कहा जाता है। लिखना है इनको आप, नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण कहा जाता है। और यह है अग्निकोण, अग्निकोण कहा जाता है, ठीक है। दिशा देखना आप, वायव्य कोण कौन सा होगा, जो पश्चिम और उत्तर दोनों से मिलकर बनेगा, मतलब उत्तर और पश्चिम, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, वायव्य कोण कहा जाता है। उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व जो कोण बनेगा वो ईशान कोण होगा। और ईस्ट और साउथ मतलब कि पश्चिम और साउथ, पश्चिम और दक्षिण, जो कोण बनेगा वो नैऋत्य कोण होगा। और साउथ और वेस्ट इसको क्या कहेंगे, पूर्व और दक्षिण, पूर्व और दक्षिण जो कोण बनेगा उसको अग्नि कोण कहा जाएगा। ये सारणी बना लेना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। एक चीज और देख लेते हैं हम आगे, जनसंख्या को लेकर, जनसंख्या को लेकर हम बात कर लेते हैं। हमने विश्व में भारत का स्थान क्षेत्रफल के आधार पर देख लिया। अब हम एक चीज देखो आप कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो आपको बताना है कि 121 करोड़। अभी भले ही 145 करोड़ बता रखी हो, जितनी बता रखी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो जनगणना हुई है ना वो 2011 के बाद जनगणना भारत में नहीं हुई है। तो जो ऑथेंटिक आंकड़ा है ना वो 121 करोड़ ही है। तो अभी हमें उस पर ही टिके रहना है। अब भारत की मतलब भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो इसका है 17.5%। भारत की जनसंख्या है 121 करोड़, ठीक है। भारत में निवास करती है 17.5%, मतलब पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या हमारे भारत देश में निवास करती है। टोटल 121 करोड़ जनसंख्या है, यह 2011 के हिसाब से। अभी जनगणना हुई नहीं है तो अभी नए आंकड़े आए ही नहीं है। अब रैलियों में जो नेता होते हैं वो तो हर कुछ बोल देते हैं कि इतनी है, इतनी है, इतनी है, पर जनगणना कराएंगे तभी तो पता चलेगा ना, ठीक है। तो अपने मन से नहीं रख सकते हम चीजें। 121 करोड़ है और 17.5% है। 17.5% है भारत की पूरे विश्व में, भारत के पास इतनी जनसंख्या है, इतने लोग हैं, ठीक है। पहले स्थान पे कौन है जनसंख्या में विश्व में, तो पहले चीन था। जनगणना हुई नहीं है, लेकिन चीन ने दावा किया है कि भारत हमसे आगे निकल गया है, ठीक है। भारत की जनसंख्या चीन से आगे निकल गई है, तो उसने ऑथेंटिक आंकड़ा दे दिया है। तो हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि चीन से ज्यादा जनसंख्या भारत की है, ठीक है, हो सकता है। लेकिन अगर महाद्वीप में देखें तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या होगी वो एशिया महाद्वीप की होगी, ठीक है। और एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन की या भारत की, उसके बाद दूसरे नंबर पे या तो चीन होगा या वापस भारत होगा। तीसरे नंबर पर अमेरिका आएगा,
और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसका। अमेरिका किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चौथे नंबर पे जो देश आएगा वो होगा इंडोनेशिया, ये भी एशिया महाद्वीप में स्थित है। फिर आएगा ब्राजील, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और छठे नंबर पर पाकिस्तान, पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। तो जनसंख्या के जो टॉप मोस्ट देश है ना, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले, उनमें देखो 3 देश तो 4 देश तो एशिया महाद्वीप से ही है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप की होगी? तो एशिया महाद्वीप की होगी। एक नोट लगाना, आप नोट लगाना, नोट लगा के लिखना, हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार, हाल ही में हुए सर्वे के अनुसार भारत की आबादी सर्वाधिक बताई गई है। भारत की आबादी सर्वाधिक बताई गई है। इस कारण सर्वाधिक आबादी वाला देश, इस कारण सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं। और जो भी हमने जानकारी प्राप्त की, आज भारत को लेकर हमने कुछ चर्चा नहीं की है, विश्व के मानचित्र को लेकर, मैप को लेकर चर्चा की। आपका एक काम है कि विश्व का मैप आपके पास होगा, उस मैप के अंदर जितनी भी हमने चर्चा की है, 7 महाद्वीप और 5 महासागर, उनको आपको उनके उसके अंदर ऐड करना है। और जितनी भी चर्चा की वो सारी चर्चा मैप के अंदर आपको ऐड करनी, ये आपका काम है। कल से हम भारत को लेकर और कुछ फैक्ट और बचे हैं, उन फैक्ट को देख के फिर भारत की स्थिति और विस्तार पर आ जाएंगे और काफी शानदार तरीके से इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।